हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। लास्ट सेशन में हमने इसके कोजेस किए जिस वजह से 1858 का एक्ट है इसको पास करना पड़ता है। देन महारानी विक्टोरिया है वो इंडिया में आती है, इलाहाबाद दरबार लगाती है और उसमें क्या डिक्लेरेशन करती है हमने वो किया, जिसके अकॉर्डिंग इंडियंस को शांत किया गया था। जब हम 1857 में ब्रिटिशर के अंग्रेज थे हम इनको ख़त्म करना चाहते थे तो महारानी विक्टोरिया ने कुछ डिक्लेरेशन की थी, उनके फैक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है 1858 का एक्ट। तो आज हम इस सेशन में जो 1858 का एक्ट है इसकी मेन प्रोविजंस एंड फीचर्स करेंगे एंड इसकी इवैल्यूएशन भी करेंगे। तो जो इस एक्ट के मेन फीचर्स क्या हैं वो क्या क्या हैं, इन फीचर्स को हम प्रोविजंस भी कह सकते हैं। तो जो 1858 का एक्ट था ये कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रेम्बल से स्टार्ट होता है। तो उन्होंने हमको ये प्रॉमिस किया जो नया एक्ट आएगा ये एक्ट किसके लिए होगा, दिस इज एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेलफेयर के लिए ही इस एक्ट को पास किया गया है। इससे हम सबको इक्वालिटी देंगे, उनकी लाइफ को बेटर बनाने की हर एक कोशिश करेंगे। तभी तो इसका टाइटल भी क्या रखा गया था, एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड नंबर 2, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हमारी कंट्री में आती है तो पहले वो ट्रेड करती है, आफ्टर दैट रूल करना स्टार्ट कर देती है, पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेरेंस हो जाती है। तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको ख़त्म कर दिया गया एंड इसके बदले जो इंडिया है वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाता है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिशर की ऑफिशियल कॉलोनी बन जाता है बाय 1858 के एक्ट के थ्रू। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया एंड इंडिया डायरेक्टली गवर्न बाय द क्राउन ऑफ ब्रिटिश, उसी का ही रूल चलेगा। अब हम एक कॉलोनी बन जाते हैं। तो वो तो ये कह रहे थे हम इंडियन को टेम्परिंग करने के लिए कहते हैं कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से ही ये रिवोल्ट हुआ है, बट एक्चुअल में उन्होंने तो हमको अपनी कॉलोनी ही बना लिया था। नेक्स्ट इज चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसराय। उन्होंने कहा गवर्नर जनरल है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो इसकी पोस्ट को ख़त्म कर कौन सी पोस्ट लाई गई, वाइसराय। बस उसका नेम चेंज हो गया, पर्सन सेम है। जो पहले लॉर्ड कैनिंग थे, पहले गवर्नर जनरल थे 1857 में 58 में, एंड वो ही लॉर्ड कैनिंग है हमारे फर्स्ट वाइसराय बन जाते हैं। तो चेंज क्या किया, सिर्फ नेम में चेंज कर दिया। अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं उसको वाइसराय कहा जाने लगा। तो बात तो सेम ही है, उसकी पोजीशन सेम है, उसकी पावर सेम है। इंडियन को इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दी गई थी। जो वाइसराय होता था वो ब्रिटिशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता था। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो मीनिंग अब इन्होंने नया काम क्या किया, हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पोस्ट है इस पोस्ट को क्रिएट करेंगे। तो ये पोस्ट जो क्रिएट की गई थी तो वाइसराय अपनी सारी रिपोर्ट किसको देता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देता था। तो वाइसराय के ऊपर अगर कोई था वो कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। लेकिन वो कहाँ पर होता था, इंग्लैंड में ही होता था। वो ब्रिटिश कैबिनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर होता था। तो हर एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बना दी गई। तो एक तरह से वो हम पर गवर्न करने लगे थे। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो अपॉइंट किया था, तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं वो होते हैं चार्ल्स वुड, जिसको लॉर्ड हैलिफैक्स भी कहा जाता है। एंड जो हमारे फर्स्ट वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह फर्स्ट वाइसराय
एंड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये हो गया वाइसराय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, ये कौन था? मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, मीन्स ब्रिटिश कैबिनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता था। हु कुड सू एंड कुड बी सूड, इसका मीनिंग हुआ कि सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को वो खुद रन करेगा और उसके लिए अगर वाइसराय गलत काम करता है उसको पनिश भी कर सकता है। अगर इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की खुद की मिस्टेक निकलती है तो उसको भी पनिश किया जा सकता था। इस तरह उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो दी जाती है। और वो क्या करता है? ही कंट्रोल द इंडियन रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, मीनिंग इंडिया में किस आइटम पर, किस मैटर पर, किस अफेयर्स पर कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसका डिसीजन कौन ले रहा था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ले रहा था। जो भी डायरेक्शंस वाइसराय को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा दी जाती थी उसको मानता कौन था? वाइसराय, और उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपेंडिचर होता था। हमारे इंडिया का एक्सपेंडिचर डिसीजन कौन ले रहा था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ले रहा था। तो उसको पावर दी गई, पावर ऑफ डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर सिर्फ उसी का ही कंट्रोल था। तो हम ब्रिटिशर के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इन्होंने क्या कह दिया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसके पोस्ट को क्रिएट कर दिया, लेकिन ये काम कैसे करेगा? इसके काम करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसका एक्सपेंडिचर प्लस काउंसिल ऑफ इंडिया है इसका एक्सपेंडिचर कौन देता था? हम इंडियन ही देते थे, हमारी ट्रेजरी से ही ये सारा एक्सपेंडिचर होता था। तो जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी इसमें 15 मेंबर्स होते थे। इनमें से 8 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होते थे बाय क्राउन। अगर उस टाइम महारानी विक्टोरिया थी तो वो ही इनको नॉमिनेट करती थी। अगर आने वाले टाइम में कोई किंग या क्वीन होगी वो नॉमिनेट करेगी। एंड 7 होते थे इलेक्टेड, जिसको कौन इलेक्ट करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि इससे पहले क्या था? वो ड्यूल सिस्टम चल रहा था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो क्या करते थे? इसको इलेक्ट करते थे। इस तरह 15 मेंबर थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है इसको असिस्ट करते थे। एंड हु हैड वर्क एंड स्टेड इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स। इन्होंने क्या कहा कि हम इस काउंसिल ऑफ इंडिया में किन मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे? जिन्होंने इंडिया में 10 ईयर्स के लिए सर्व किया है, काम किया है, और उन्होंने 10 सालों तक इंडिया में स्टे भी किया है, क्योंकि वो तभी इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं इनको समझ पाएंगे। उन मेंबर्स को इसमें इलेक्ट एंड नॉमिनेट किया जाता था। ये एक तरह से एडवाइजरी बॉडी थी, क्योंकि जो कहते थे उसको मानना या ना मानना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अपनी मर्जी होती थी। और इसका टेन्योर कितना होता था? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के लिए इनको इलेक्ट और नॉमिनेट किया जाता था। एंड जो इस काउंसिल का चेयरमैन होता था, चेयरमैन कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो इसका चेयरमैन अपॉइंट किया जाता था। इस तरह इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। फिर काउंसिल ऑफ इंडिया है, इस पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल कर रही है। तो ब्रिटिशर क्या है? वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, एक्सपेंडिचर में, हर एक मैटर में इंटरफेयर करनी स्टार्ट कर देते हैं बाय 1858 के एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट इज एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय। अब वाइसराय को अपॉइंट किया जाता है, तो वाइसराय कैसे काम करेगा? इसकी भी अपनी एग्जेक्टिव काउंसिल होती है। वाइसराय जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या है आज के टाइम में? नॉमिनल हेड है। उसी तरह सभी पावर्स वाइसराय को दी गई थी, लेकिन वो रियल हेड होता था। उसकी पावर्स अनलिमिटेड पावर्स होती थी, उसको इतनी ज़्यादा वास्ट पावर दी गई थी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर उसका ही कंट्रोल होता था।
तो उसको 4 मेंबर्स हैं वो दिए जाते हैं, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय कहा जाता था, जिसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो दिए जाते थे, तो वो बन जाते हैं हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। इस तरह पोर्टफोलियो है, जैसे आज के टाइम में मिनिस्टर्स हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको दिए जाते हैं। तो उसी तरह 58 के एक्ट के थ्रू जो 4 मेंबर्स थे इनको वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनका हेड बनाया जाता है, एक तरह से जे मिनिस्टर्स बन जाते हैं। लेकिन ये भी क्या है, एक तरह से एडवाइजरी बॉडी है, तो इनकी जो भी सजेशंस हैं उनको मानना या ना मानना किसकी मर्जी है, वाइसराय की अपनी मर्जी होता था। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, जो IAS UPSC है वो कंडक्ट कराती है। तो इंडियन सिविल सर्विसेज है, इसको पहली बार कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1858 के एक्ट के थ्रू ही इस पोस्ट को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें ये कहा गया है इंडियंस को भी उसके एबिलिटी एंड एजुकेशन के बेस पर हम अपॉइंट करेंगे। एंड इस तरह इंडियन सिविल सर्विसेज है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं। नेक्स्ट इज एंड ऑफ द ड्यूअल सिस्टम, जो ब्रिटिश के पुराने PM थे पैल्मरस्टोन, उन्होंने यही कहा था जो ड्यूअल सिस्टम है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, जो बहुत ही इनकन्वीनियंट सिस्टम है, क्योंकि इसको जब पिट्स ने 1784 में इस्टेब्लिश किया था, उसके बाद इसमें जो गवर्नर जनरल है उसके 2 मास्टर्स बन जाते थे, एक था ईस्ट इंडिया कंपनी और सेकंड वन क्या थे, जो ब्रिटिश का क्राउन होता था, और इसमें जो डिसीजंस हैं उसमें डिले होता था। इसलिए जो ड्यूअल सिस्टम है इसको ख़त्म करने की उसने डिमांड की थी और 58 के एक्ट के थ्रू ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। एंड इसमें ये भी प्रोविज़न की गई एंड ऑफ प्रीवियस एक्ट्स एंड बोर्ड्स, जो आज से पहले जो भी एक्ट्स हैं जो भी बोर्ड्स बनाए जाते हैं उन सबको ख़त्म कर दिया गया। अब नया एक्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग सभी डिसीजंस लिए जाएंगे। एंड इस सब में यही किया गया कि सुप्रीम कौन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही नया लॉ ला सकती है, अगर कोई चेंज करना है ब्रिटिश पार्लियामेंट ही लेकर आएगी। तो इंडियंस को इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट प्लेस नहीं दी गई थी, तो अब भी सुपरमेसी किसकी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की। तो जी होगी फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो ये एक्ट है अब हम इसकी इवैल्यूएशन करते हैं। इस एक्ट से हमको ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिले, लेकिन इस एक्ट के थ्रू जो हमको कॉलोनी बनाया गया था वो ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है। तो हम इसको कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिशर का ही होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको अपॉइंट किया गया, लेकिन जो इंडियन ना होकर ब्रिटिशर का था, इसकी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वाइसराय भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की हर एक रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को ही देता था, तो ब्रिटिशर का कंट्रोल बन जाता है। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ पावर्स वर ओनली फॉर्मेलिटी। उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर कर हम क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंडर ला रहे हैं, जिसमें स्मूथनेस होगी। लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर जो थी ये एक फॉर्मेलिटी तो थी, क्योंकि जो पहले प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था उसकी जगह पर अब आ गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उसके बदले बना दी जाती है इंडियन काउंसिल। तो इस तरह क्या होता है, सभी पावर्स हैं, पावर्स को ट्रांसफर करना एक फॉर्मेलिटी बन जाती है, जिसमें इंडियंस को इसमें कोई भी प्लेस नहीं दी गई थी। एंड नेक्स्ट इज इनिशिएशन ऑफ न्यू पॉलिसी, जी हम इसका मेरिट भी कह सकते हैं। तो मेरिट क्या है कि जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी और लैप्स पॉलिसी थी इसको ख़त्म कर दिया गया। अब ब्रिटिशर है अपने टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करेंगे और जो इंडियन किंग्स हैं वो सनवे अडॉप्ट कर सकते हैं। देन एंड ऑफ ड्यूअल सिस्टम, जो ड्यूअल सिस्टम है पिट्स ने इंट्रोड्यूस किया था उसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट इज नो चेंज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं है। सिविल सर्विसेज है इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन इसका बेनिफिट इंडियंस को 1858 के एक्ट के थ्रू नहीं मिला। तो बाद में 1861 का एक्ट आता है आफ्टर 3 इयर्स, जिसमें कुछ चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस लाए जाते हैं। नेक्स्ट इज
चेंज ओनली एट अपर लेवल, जो भी चेंजेस किए गए थे अपर लेवल पर, जैसे गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। उसकी इंडिया काउंसिल है, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ग्राउंड लेवल पर क्या चेंज है? अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करना चाहते हो तो चेंज कहाँ पर होना चाहिए? ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ग्राउंड लेवल पर कोई चेंज नहीं किया। तो हम इसको कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इससे हमको ज़्यादा मेरिट्स नहीं हुए लेकिन डीमेरिट्स ज़्यादा मिले हैं। तो इस तरह 1858 का एक्ट था, जी सिर्फ क्या डिफाइन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका रूल खत्म होकर क्राउन का स्टार्ट हो गया। जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होता है उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, बस इसने 6 ही कंट्रीब्यूट किया है। तो विद दिस हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है जो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्टेड कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।